कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो अमीर बनते चले जाते हैं और कुछ लोग उतनी ही मेहनत करने के बाद भी बस महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करते रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे उसी एक सोच की, उसी एक माइंडसेट की जो ये सारा का सारा फर्क पैदा कर देता है। तो चलिए एक कहानी से समझते हैं। मिलिए विक्की और विकास से। दोनों दोस्त, पढ़ाई लिखाई एक जैसी, मौके भी एक जैसे मिले। लेकिन 12 साल बाद कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। विक्की बैंगलोर में है, एक हाई पेड जॉब में, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है। और विकास, वो दोस्त जिसने सेफ नौकरी वाला रास्ता छोड़ दिया था, आज करोड़ों का बिजनेस चला रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास पैसा भी है और वक्त भी। तो सवाल ये है कि आखिर इन दोनों में ऐसा क्या अलग था? वो क्या राज था जिसने दोनों के रास्ते इतने अलग कर दिए? यकीन मानिए, ये सिर्फ किस्मत या टैलेंट का खेल नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत ही बुनियादी। और ये राज है फाइनेंशियल आईक्यू। जी हाँ, ये वो समझ है, वो सोच है जो तय करती है कि कोई इंसान जिंदगी भर पैसे के लिए काम करेगा या फिर पैसे को अपने लिए काम पर लगाएगा। तो अगले कुछ मिनटों में हम फाइनेंशियल आईक्यू के इन्हीं 5 पिलर को समझने वाले हैं। ज्यादा पैसा कमाना, उसे बचाना, सही तरीके से बजट बनाना, उसे लिवरेज करना और सबसे जरूरी, सही जानकारी का इस्तेमाल करना। तो चलिए पहले फाइनेंशियल आईक्यू से शुरू करते हैं। ज्यादा पैसा कमाना। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ज्यादा सैलरी के पीछे भागना बिल्कुल नहीं है। असल में ये सोच उसके ठीक उल्टी है। मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी को ही ले लीजिए। उन्होंने जानबूझकर अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरियां छोड़ी। पहले मरीन कॉर्प्स में गए, फिर ज़ेरॉक्स कंपनी में काम किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सेल्स जैसी स्किल सीखना किसी भी शॉर्ट टर्म सैलरी से कहीं ज्यादा कीमती है। वो असल में अपने आज के लिए नहीं बल्कि अपने आने वाले कल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। जब उनके कंपेटिटर्स ने उनके वॉलेट डिजाइन की नकल शुरू कर दी तो वो उनसे लड़ने नहीं गए, बल्कि वो उनके साथ मिल गए। उन्होंने प्रोडक्शन के लिए उनकी मदद ली ताकि लागत कम हो, और फिर अपनी जबरदस्त सेल्स स्किल्स का इस्तेमाल करके पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया। यही तो है एक मालिक वाली सोच। लेकिन देखिए, सिर्फ पैसा कमा लेना तो आधी लड़ाई है। असली खेल तो उसे बचाकर रखने और बढ़ाने का है। और यहीं पर अगले 2 फाइनेंशियल आईक्यू काम आते हैं, पैसों की सुरक्षा और बजटिंग। अच्छा, अब जरा इसे देखिए। मान लीजिए 3 लोग हैं, तीनों 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। पहला, जो एक कर्मचारी है, वो सीधा सीधा 30% टैक्स दे देता है। दूसरा, जो थोड़ा स्मार्ट प्रोफेशनल है, वो कुछ डिडक्शंस वगैरह लगाकर 15% टैक्स देता है। लेकिन जो बिजनेस का मालिक है, वो क्या करता है? वो अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर का ऐसा इस्तेमाल करता है कि टैक्स लगने से पहले ही सारे खर्चे दिखा देता है और कानूनी तौर पर लगभग 0 टैक्स देता है। मतलब साफ है, बात सिर्फ ये नहीं है कि कमाया कितना, असली खेल तो इस बात का है कि बचाया कितना। ये बिल्कुल उस किसान की पुरानी कहानी की तरह है जो दूसरों की गाय भैंसें तो खुशी खुशी बांटने को तैयार था, पर जैसे ही बात उसकी अपनी मुर्गियों की आई तो वो भड़क गया। अमीर लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अपनी मुर्गियों को यानी अपनी संपत्ति को बचाना ही दौलत बनाने का पहला कदम है। अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरा फर्क है। ज्यादातर लोग कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और आखिर में जो बच गया उसे बचाने की सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग कमाते हैं और सबसे पहले बचत और इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर जो पैसा बचता है उसी से अपने खर्चे चलाते हैं। वो सबसे पहले खुद को पेमेंट करते हैं। कियोसाकी ने कमाल का काम किया। उन्होंने खुद को मजबूर किया कि वो अपनी इनकम का 30% हिस्सा आते ही सबसे पहले इन्वेस्ट कर देंगे। अब इससे हुआ क्या? एक अच्छा वाला प्रेशर बन गया। अब उन्हें पता था कि बचे हुए 70% में ही सारे खर्चे चलाने हैं। इस प्रेशर ने, इस मजबूरी ने उन्हें और ज्यादा क्रिएटिव और एफिशिएंट बना दिया। मतलब उस पैसे की कमी नहीं, उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को और तेज कर दिया। तो अभी तक हमने पैसा कमाने और बचाने की बात की। अब बारी आती है एक्सेलरेटर की, यानी कि लिवरेज की, या अगर आसान भाषा में कहें तो दूसरों के पैसे से अमीर कैसे बना जाए। देखिए, जब कोई अपने ही पैसे से इन्वेस्ट करता है तो उसका लिवरेज होता है 1:1। लेकिन जब कोई बैंक या दूसरे इन्वेस्टर के पैसे से इन्वेस्ट करता है तो वो 1:4 या उससे भी कहीं ज्यादा का लिवरेज पा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपने 1 रुपए से 4 रुपए की ताकत को कंट्रोल कर सकता है। कियोसाकी की $20 मिलियन की प्रॉपर्टी डील का ये केस देखिए।
उन्होंने अपने $4 मिलियन लगाए और बैंक से $16 मिलियन का लोन लिया। अगर वो पूरे $20 मिलियन खुद बचाने बैठते तो शायद 1 दशक से भी ज्यादा लग जाता। तो लिवरेज सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये तो एक टाइम मशीन की तरह है। और अब हम आते हैं 5वें और सबसे जरूरी फाइनेंशियल आईक्यू पर। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी चारों पिलर्स टिके हुए हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए आपको $2 लाख की एक बेंटले खरीदनी है। तो ये कैसे किया जा सकता है, वो भी अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च किए बिना? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? तो ये हुआ कैसे? देखिए, ये जादू नहीं बल्कि प्योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अपनी जमा पूंजी को सीधे कार पर उड़ाने के बजाय कियोसाकी ने उस पैसे को काम पर लगाया। उन्होंने अपने $2 लाख के सोने को एक तरह से गारंटी की तरह इस्तेमाल किया और उससे मुनाफा कमाया। और फिर उन्होंने सिर्फ उस मुनाफे से, उस प्रॉफिट से बेंटली खरीदी। नतीजा, बेंटली भी आ गई और उनके जो $2 लाख थे वो भी महफूज रहे वैसे के वैसे। और बस यही तो असली फर्क है। एक आम इंसान सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही काट देता है, लेकिन एक समझदार इंसान सिर्फ अंडे का इस्तेमाल करता है और मुर्गी को और अंडे देने के लिए जिंदा रखता है। तो चलिए एक बार जल्दी से इन 5 फाइनेंशियल आईक्यू को दोहराते हैं। पहला, सिर्फ सैलरी नहीं, स्किल्स बनाइए। दूसरा, अपने पैसे को टैक्स से बचाइए कानूनी तौर पर। तीसरा, सबसे पहले खुद को पेमेंट कीजिए। चौथा, तेजी से आगे बढ़ने के लिए लिवरेज का इस्तेमाल कीजिए। और 5वां, अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए। क्योंकि आखिर में इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली संपत्ति न तो पैसा है, न सोना और ना ही कोई प्रॉपर्टी। जैसा कि खुद रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, हम सबके पास जो सबसे शक्तिशाली संपत्ति है वो हमारा अपना दिमाग है। तो असली सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस सबसे कीमती संपत्ति में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं।